बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ़ रहमान नलवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज ये मेरी 100वीं वीडियो है, तो मैंने सोचा सियासत पे, हालात हाज़रा पे, किसी चीज़ पे बात नहीं होगी। आज मैं और मेरी ट्विटर फैमिली से मेरी बात आज ट्विटर फैमिली से होगी। आज मैं अपनी ज़िंदगी के नशे व फराज, उतार चढ़ाव, क्या खोया क्या पाया, इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। ज़िंदगी मैंने बहुत कुछ देखा, 76 मुल्क देखे, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में दोस्त बने, आज भी हैं। दुश्मनियाँ भी की, दुश्मनियाँ पाली भी और साथ लेके चला। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे दुश्मन कोई नहीं है, जो थे वो भी दोस्त बन गए। हर बच्चे की तरह मैं भी स्कूल गया, कॉलेज गया, ग्रेजुएशन किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके साथ साथ जो इंसान की ग्रूमिंग होती है, जो उसको हौसला दिया जाता है, जो उसकी फाउंडेशन मजबूत की जाती है, उस पर बहुत बड़ा हाथ वालिदैन का होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटा था और एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे एक सफ़ेद बालों वाले आदमी के साथ देख लिया। वो उस ज़माने में रिटायर्ड कर्नल थे। अच्छा, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, मेरे वालिद साहब, वालदा, हम लोग। तो हमारे यहाँ ये नहीं था कि कॉन्फिडेंस था, सच बोलते थे, किसी चीज़ पर रोक टोक नहीं थी। कुछ बाउंड्रीज थी, उन बाउंड्रीज के अंदर रह के दुनिया के सारे काम किए। शाम को जब मैं घर आया तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे उस वक्त कुछ भी नहीं पूछा। सैटरडे था, नॉर्मल ज़िंदगी गुजरी। संडे के दिन नाश्ते के बाद कह रहे, यार वो कल तुमको मैंने किसी उम्र वाले आदमी के साथ देखा। मैंने कहा मेरे दोस्त हैं। कह रहे क्या करते हैं? मैंने कहा जी रिटायर्ड कर्नल हैं। वो उस ज़माने में रिटायर्ड थे और मेरे वालिद साहब जवान थे। मेरे वालिद साहब ने मुझसे ये नहीं कहा कि क्यों क्या। मेरे वालिद साहब ने कहा अच्छा बेटे, उनसे जो सीख सकते हो सीख लेना, उनके इल्म में से जो तुमको इल्म हासिल हो जाए वो ले लेना, वो तुम्हारा सरमाया है। यहाँ पे दो चीज़ें हुई, एक तो उनका एतमाद मुझ पर, दूसरा मुझे ये एतमाद देना, मुझे ये कॉन्फिडेंस देना कि यस आई कैन डू वट एवर आई फील लाइक इट। और दूसरी सूरत में मुझे ये भी था कि मुझे इनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचानी। वो मेरे बहुत अजीज तरीन दोस्त बन गए, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जब तक वो जिंदा रहे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आज उस दुनिया में नहीं है। जर्मन वाइफ थी उनकी, तो मेरी बड़ी ग्रूमिंग हुई उनके घर पे। उनके बच्चे मुझसे बड़े थे, लेकिन वो मुझे हमेशा अपना बेटा समझते थे। ये सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान से चला गया, वापस आया। वहाँ जो कुछ था वो था, मौत को बड़े करीब से देखा। एक बार नहीं, कई बार देखा। और मेरा वैसे ही अल्लाह पे यकीन बढ़ता चला गया। मुझे सन याद नहीं, 79 की बात होगी। मैं लंदन से अमेरिका कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। तो शुरू से मेरा एक असूल था कि कानून से हट के काम नहीं कर रहा। मतलब अगर आपको 50 केजी की इजाज़त है तो आप 45 केजी वज़न लेके जाइए। तो घर से ही हम उसका वज़न करके निकलता था। मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ दिया गया और मैं पहुंच गया। मैं लेट हो गया था, फ्लाइट क्लोज होने वाली थी। खैर मैं पहुंच गया, उस वे ब्रिज के ऊपर सामान रखा। वहाँ एक औरत भी खड़ी थी जो कह रही थी कि मेरा नवासा बहुत बीमार है,
मुझे न्यूयॉर्क जाना है, मुझे सीट मुझे दे दो। लेकिन मेरी मजबूरी थी, वो जो सेमिनार था, कॉन्फ्रेंस थी, वो मैंने ही अरेंज की थी, मेरी भी तरक्की की थी, मैं उसको नहीं दे सकता था। तो मैंने जब सामान वे ब्रिज पे रखा तो उसके ऊपर आया वो 58 kg। मुझे अपने पर भी गुस्सा आया, घर पर भी गुस्सा आया कि क्या हुआ ये। दूसरे वे ब्रिज पे रखा, तीसरे पे रखा, सब पे एक ही वजन। उसने कहा ये तो एक्सेस दो, ये इसमें से बाकी सामान निकाल के वापस कर दो। वापस करने वाला कुछ था नहीं। मैंने कहा मैं एक्सेस दे देता हूँ। चेंज नहीं थी उसके पास। मैंने कहा चेंज कहाँ से लाऊं? उसने कहा बाहर निकलो, ये सेंसर वाला डोर है, अंदर जाओ, काउंटर है बैंक, वहाँ से चेंज ले लो। मैं चला गया, चेंज ले, मैं वापस आ रहा था, वो दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है और मेरा कोट वो सब फंस जाता है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, लोग सामने से हिलते जुलते हैं, वो नहीं। बहरहाल उनका इंजीनियर आया, किस्सा मुख्तलिफ, दरवाज़ा खोला, मैं पहुंचा तो मैंने उससे पूछा ये, तो कहने लगा वो देखो तुम्हारी फ़्लाइट वो जा रही है। और वो जो औरत यहाँ खड़ी थी, वो टिकट, वो सीट उसको दे दी गई। मैंने उससे पूछा कि अगली फ़्लाइट कब है? तो 3:30 बजे। भाई ठीक है। मैंने अपना सामान उठाया, मैं आके बैठ गया। वहाँ जो टक शॉप थी उससे मैंने एक अखबार लिया, कोक ली और बैठ गया। सामने उनका बोर्ड था जिसके ऊपर वो सारे फ्लाइट्स का आगे पीछे बताते थे। मैंने अखबार खोला भी, देख रहा था तो सामने लिखा हुआ आया मेरी फ़्लाइट का नंबर और आगे लिखा हुआ था मिसिंग। दैट वॉज द शॉक फॉर मी। विद इन फ्यू मिनट्स लिखा हुआ आया क्रैश। सबसे पहले मैंने भाग के घर फ़ोन किया। मैं कहा मैं घर आ रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा, मैं वापस आ रहा हूँ। वहाँ जितने लोग खड़े थे जिनको पता था मुझे फ्लाइट, उन्होंने मुझे आके हक करना शुरू कर दिया, प्यार। अब मैंने मौत को देखा ना करीब से। मैं अगर चला जाता आई वुड हैव बीन हिस्ट्री। उस औरत की मौत थी। जाते जाते मुझे ख्याल आया कि मैं अपने सामान का वज़न दोबारा करूं। मैं दोबारा उस काउंटर पे गया, मैंने अपना सामान किया तो मेरा सामान था 45 kg। ये निज़ाम कुदरत है। ये मेरी ज़िंदगी का पहला शौक था। और उस फ्लाइट के बाद DC-10 बंद हो गए, ग्राउंड हो गए। ये एक सिलसिला मेरी ज़िंदगी का था जो मैंने आपसे शेयर किया। कराची आ गया, सेटल होने की बड़ी कोशिश की। सिस्टम ने ऐसा पकड़ा हुआ था कि मुझे कदम कदम पर जो काम मेरा 2 दिन में होना चाहिए था उसको 2-2 महीने, 3-3 महीने लग गए। लेकिन मैं लगा रहा, मैं सिस्टम में नहीं मिला। फाइनली मैंने एक गारमेंट फैक्ट्री खोली, पोशाक इंटरनेशनल फैशंस के नाम से, जो बड़ा मशहूर हुआ ब्रांड। और वो सिलसिला शुरू हुआ। 84 में शायद जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में पहली एक्सपो लगी। ये भी मेरी ज़िंदगी का अजीब सा तजर्बा है, जो मैं चाहता हूँ मेरे ये जो बच्चे सुने और सीखें कि ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है, उसका तोड़ क्या हो सकता है। उधर मैंने एक अमेरिकन पवेलियन में मैंने स्टोर लिया और दूसरा मैंने पाकिस्तानी बाज़ार में लिया। पाकिस्तानी बाज़ार में मैंने शलवार कमीज़ और अमेरिकन पवेलियन मैंने शर्ट्स एंड ट्राउजर्स रखे। मैंने फातिमा सुरैया बजिया से उसकी ओपनिंग कराई। मेरे उनसे बड़े अच्छे मरासिम थे, वो मेरी बड़ी बहन बनी हुई थी। उसकी ओपनिंग करवाई, सिलसिला शुरू हुआ, रश लगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दूसरे दिन वेरी नेक्स्ट डे जब मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा स्टोर बिल्कुल खाली है। मतलब मेरा जो स्टाफ है वो बैठा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे स्टोर के सामने जो एक और कंपनी थी, मैं उस कंपनी का नाम लेता हूँ भी, बोनांजा, उनकी यहाँ लाइन लगी हुई है, रश लगा हुआ है, लाइन लगी। ये वो दिन था मेरे लिए जो ये तो मैं तबाह बर्बाद हो जाता या मैं खड़ा हो जाता। मैंने कहा ये क्यों ऐसा है?
उन्होंने सर वो देखे तो बैनर लगा हुआ था। ये वो टाइम था कि जहाँ पे फिर वॉल क्लॉक देने का सिलसिला शुरू हुआ, बाय वन सूट गेट वन वॉल क्लॉक फ्री। मैं हाजी साहब के पास गया अंदर, वो मेरे बाप से भी और बड़े थे हाजी साहब। मैंने हाजी साहब से कहा मैं बच्चों की तरह हूँ, आपका सामने स्टॉल खोल के बैठा हुआ हूँ, आप ही क्या कर रहे हैं? बोला तेरे पास 5 मिनट है। मैंने गिला उनसे किया, बोले तेरे 5 मिनट ख़त्म हो गए। उनका जो अंदाज़ था, जो जुमला था, वो सुनिए। उन्होंने कहा मैं हूँ बड़ी मछली, मैंने तुझे गप खा लिया, अभी तू जो जुजा कर ले। मैं आया, सीधा अपने ऑफिस गया, थोड़ा सोचा, लाइट हाउस फ़ोन किया, उनसे कहा कि 100 बैनर बनाओ, उसमें लिखो एक सूट की कीमत में 5 मिनट में जितने सूट उठा सकते हो वो आपके। मेरे फैक्ट्री के मैनेजर ने कहा सर बर्बाद जो, मैंने कहा होने दो सर, कंगले हो जाएंगे, होने दो। वो मैंने कहा मुझे शाम तक वो चाहिए। वो मुझे आ गए, बैनर मिल गए, मैंने शिफ्ट डबल ट्रिपल कर दी, चलाओ। मैं गया, मैंने लड़कों को हायर किया, मैंने कहा देखो हाजी साहब हमसे बड़े हैं, कंपनी बहुत बड़ी है, इनसे ऊपर बैनर मत लगाना, इनकी इज्जत में फ़र्क आएगा, इनसे नीचे लगाना। मेरा मसला ये था कि जब नीचे लगेगा तो वो आंखों के लेवल पे होगा। लगा दिया, रात हो गई थी, लग गया। सुबह जब मैं वापस आया हूँ तो मैं अपने स्टोर में दाखिल नहीं हो सकता था, इतना रश था और वहाँ खाली था। मेरे स्टाफ ने कहा अब क्या करें? मैंने कहा मैं बताता हूँ। उन्होंने साहब, मैंने कहा तुम 3-4 टेबलों को लगाओ, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, सारे सूट, सारे कलर मिक्स करके डाल दो, एक एक सेट। रस्सी लगा लो, एक एक सूट की 10-10 लोगों को अंदर लाओ, एक एक सूट की पेमेंट लो, 5 मिनट का अलार्म लगाओ, सूट देख लेना, कलर मैच हो, साइज मैच हो, अगर 10 को उठाता है दे दो। मुझे पता था कोई नहीं उठाएगा। उस 28 दिन में सिर्फ 2 लड़कियों ने, एक ने 3 और एक ने 4 सूट उठाए। हाजी साहब आ गए, उन्हें क्या करते हो, बड़ों की बात का बुरा मानते हो, मजाक करते हो, ऐसे कोई कारोबार हो तो मैंने हाजी साहब आपसे सीखा है। बहरहाल ये एक तजर्बा था मेरी ज़िंदगी का। हौसला नहीं हारा, ज़िंदगी को आगे लेके चला। लेकिन उससे पहले मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका था। 83 में मेरे ख़ानदान में उससे पहले कोई मौत नहीं हुई थी मेरे होश में। मेरे नाना नानी, दादा दादी सब जिंदा थे, लेकिन मेरा भाई 26 साल का मोहसिन 18 जनवरी 1983 को उसका इंतकाल हो गया। शौक था मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र थी कि उस जनाजे के साथ मेरी माँ का और मेरे बाप का जनाजा भी उड़ जाएगा। लोग आए, अफसोस किया। खैर जोहर के वक्त, यह असर का वक्त था, तदफीन की, कब्रिस्तान से वापस आए। जब वापस आए तो मैं अपने रूम में जा रहा था तो मेरे वालिद साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा बेटे वज़ू कर लो और 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा कर दे। मैंने उनको देखा, मैंने शुक्राना, कहले हाँ अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह को लौटा दी, इस चीज़ का शुक्राना। वापस आए, नमाज पढ़ी, शुक्राना अदा किया, अल्लाह ने सुकून दिया और ज़िंदगी को फिर वापस धारे पे लेकर आया। उन्हीं दिनों में डिप्रेशन में, जब मैं वो था, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहने, मेरी खुराक कम हो गई, मैं कमज़ोर होने लगा। मेरी एक दोस्त थी, पता नहीं कहाँ है आजकल, डॉक्टर राहत। मैंने उससे पहले कुछ डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने मेरा सर का एक्सरे भी कराया, जो नहीं होना चाहिए। वो जिस एहसान लैब ने मुझे जब वो रिपोर्ट दी, ये 1984 की बात है, रिपोर्ट दी, तो उसने मुझे रिपोर्ट देते हुए ऐसे देखा जैसे मेरा ये आखिरी हफ्ता है। मैं आ गया, गाड़ी में बैठा, मैंने रिपोर्ट खोली, मेडिकल लैंग्वेज थी, कुछ समझा नहीं, मुझे अंदाज़ा था कुछ गड़बड़ है।
मैंने एक दो और डॉक्टर दिखाया, उन्होंने कहा यार अभी किसी अब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। खैर मेरी खुराक क्योंकि कम होती गई, मैं कमज़ोर होता गया, तो डॉक्टर राहत एक दिन आ गई मुझसे मिलने, अल्लाह उसको खुश रखे। उसने रिपोर्ट देखी, बोलो चलो मेरे साथ। उस ज़माने में जो मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट थे तो सर्जन भट्टी थे, डॉक्टर भट्टी, PCHS में। मुझे वहाँ लेके गई, रिसेप्शन पे 1000 रुपये फ़ीस ली गई। इंटरकॉम पे उसने कहा सर वो उनकी स्टूडेंट थी, मेरे एक दोस्त आए, उनके साथ प्रॉब्लम है, तो मैं उनको कहना अच्छा भी जो पेशेंट निकलता है तुम्हारे 2 मिनट बाद हम अंदर चले गए। उन्हें मेरी रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देख के उन्होंने उसको रोल किया और डस्टबिन में। मुझसे कहा तुम सिगरेट पीते हो? मैंने जी पीता हूँ। कहले कौन सी पीते हो? मैंने कहा डनिल पीता हूँ। दराज खोली, दराज में डनिल सिगरेट निकाली, मुझे दी, बोलो पियो। काउंटर पे फ़ोन किया, बोलो इनकी फ़ीस के पैसे। अब दिल में मेरे ये शक हुआ कि शायद ये सोच रहे हैं कि यार मर तो रहा है, इसको सिगरेट भी पीने दो, और इससे मरने वाले आदमी से पैसे क्या लेने। सिगरेट पी मैंने, वो 1000 रुपये मुझे वापस दे दिए। उन्होंने कहा देखो तुमको कुछ नहीं है, गो एंजॉय योर लाइफ। मैं तुमको एक बात वसूख से कहता हूं कि तुमको कोई ट्यूमर नहीं है, तुम किसी हेड इंजरी, किसी सर की बीमारी से नहीं मरोगे, किसी और चीज़ से मर जाओ, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं। लेकिन जाओ, रिपोर्ट इसलिए फेंकी है कि ये बकवास है, किसी ये गलत रिपोर्ट तुमको मिल गई। जाओ, आज मैं आपके सामने बैठा हूं। दुश्मनी, ये मैं चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी देखें कि कारोबार में दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा कंपटीशन नहीं जो दूसरे को बर्बाद कर दे। एक साहब थे, पठान थे, कारोबारी थे, अच्छी सलाह मलिक थी, उनका मेरा कारोबार में कुछ मिलता जुलता था, तो कंपटीशन में वो दुश्मनी पे उतर आए। इस हद तक दुश्मनी पे उतर आए कि उन्होंने मेरे ऊपर रेड भी दिलवाया, मेरी गाड़ी पे फायरिंग भी कराई, मैंने भी की जवाब में। ये कंफर्म हो गया था या तो वो मुझे मार देंगे या मैं उनको मार दूंगा। उसके बाद मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया, उस दिन मैं घर पे ही था, कि यार मुबारक हो, वो तुम्हारा दुश्मन जो है वो बड़ा सीरियस हो गया और उसके साथ कोई गड़बड़ हुई, वो अस्पताल में पड़ा है। मैं कौन से अस्पताल में? उसने बताया मिड ईस्ट में, क्लिफ्टन में होता था। मैं वहाँ गया तो वहाँ उसकी बीवी बच्चे खड़े थे। मैंने पूछा, उन्हें ऐसे ऐसे हो गया, सीरियस बीमार था। वो सारे डॉक्टर्स मुझे जानते थे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा इस पर जो खर्चा आए, जो कुछ भी हो, रोकना नहीं। कुछ पैसे जमा भी कराए, मैंने और भेज दूंगा। वो 21 दिन अस्पताल में। मेरे दोस्त ने कहा तू पागल तो नहीं है, मरता है मर जाए, तेरी जान छूट गई। मैंने कहा नहीं, अगर ये मर गया तो जीने का मकसद खत्म हो जाएगा मेरा। दुश्मनी साथ लेके चलने वालों में से था मैं, बच गया, ठीक ठाक हो गया। 21वें दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो उसने जब उसको जब पता चला उसकी बीवी से, बच्चों से कि ये काम मैंने किया और उसकी सारा, मैं तो वो चला गया, मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो शाम को 5-6 बकरे लेके मेरे घर आ गया। मैं गले मिला, मैंने उसको बिठाया, उसने माजरत की। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमारी दुश्मनी ख़त्म हुई, हम दोस्त बन गए और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आज वो शख्स इस दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले उसके, लेकिन उसके घर का सबसे बड़ा फ़र्द मैं हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप दुश्मनियों में, फालतू चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया मत करो मेरे बच्चों। बिल्कुल, कारोबार कारोबार है, जितना रिस्क आपका है इतना उसका भी है, दोनों को मिलेगा। मिल बांट के खाओ, ऐश करो। मैंने बहुत सारी रुकावटें देखी, आज भी देखता हूं। मैं चाहता हूं कि खान साहब इसमें जो तब्दीलियां ना, मैं बताता हूं लोगों को, मगर सिस्टम, आज भी लोग कहते हैं सिस्टम है। मैं सिस्टम का हिस्सा ना कल था ना आज हूं।
और जब तक जिंदा हूं नहीं हूं, मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ने वालों में से हूं। आप भी लड़िए। अगर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर आपको कोई नोटिस भेजता है और सुबह 9 बजे बुलाता है, आप 9 बजे जाइए, 9:05 पे वो नोटिस फाड़िए, उसकी टेबल फेंकिए और आ जाइए, क्योंकि आप टैक्स पे करते हैं, आप उसके बाप के नौकर नहीं हैं, जो मैंने किया। अब ऑफिस आओ, वहां की बात होगी। जब तक आप अपना, इफ यू आर नॉट गोइंग टू पुट योर फुट डाउन, विल नॉट सर्वाइव। सिस्टम आपको मार नहीं सकता, सिस्टम आपको स्लो डाउन कर सकता है। नो प्रॉब्लम, फाइट फॉर योर राइट। हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और करते हैं। कभी हम कामयाब होते हैं, कभी हम नाकाम होते हैं। नाकामी जो है वो ताकत बन जानी चाहिए। दूसरी बात मैं इसलिए और करूंगा, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, सब बोर हो जाएंगे। मैंने नुकसानात भी बहुत उठाए। नवाज शरीफ के दौर में एक वक्त आया कि मैं अर्श से फर्श पे आ गया। शहर कराची में बात शुरू हो गई कि अलवी साहब मुल्क छोड़ देंगे या अब इस गली से नहीं गुजरेंगे जिस कारोबार नहीं करें। मैंने ना वो कुआं छोड़ा जहां मेरे पैसे डूबे थे, ना मैंने वो खिड़की छोड़ी, क्योंकि अगर कुआं छोड़ दिया कोई और फायदा उठाएगा, और अगर खिड़की छोड़ दी तो मैं पिल लाइन में पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा। तो ना मैंने कुआं छोड़ा, ना मैंने वो खिड़की छोड़ी। अपना पूरा नुकसान 4 महीने 10 दिन में मैंने पूरा किया और मैं दोबारा खड़ा हुआ। ये जिंदगी जो है ये कितनी खूबसूरत है। जब आप इसको पॉजिटिव नोट पे लोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा जिंदगी कितनी खूबसूरत है। दुख, दर्द, तकलीफ का एहसास उसी वक्त होता है जब आप जिंदा होते हो। मैंने लोगों को इज्जत के खातिर दौलत पर तरजीह दी, इज्जत के लिए। उन्होंने दौलत को तरजीह नहीं दी। दौलत जाती जाए जहन्नम में जाए, लेकिन जबान ना खराब हो। उन्होंने करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त कर लिया, मौत को गले लगा लिया, लेकिन इज्जत को जाने नहीं दिया। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, जितना खेल है वो दौलत का है, इज्जत का नहीं। कहने का मेरा मकसद ये बच्चों, मैंने आज अपनी जिंदगी की जो छोटे छोटे वाक़यात आपको सुनाए, ये इसलिए सुनाए कि हम ये जो सियासी बातें कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाली, ये तो कल से फिर शुरू हो जाएगी और शायद उस वक्त तक रहेगी जब तक कि ये लोग फांसी नहीं चढ़ते, सजाएं नहीं मिलती। लेकिन कभी कभार अच्छी बात भी होनी चाहिए ना, खूबसूरत चीज़ की बात होनी चाहिए। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। दुश्मनी कैसे ख़त्म हुई वो भी मैंने आपको बताया। मैं हर नमाज में, हर वजीफे में, हर वक्त जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ, मैं सबसे पहले अपने दुश्मन के लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह, जो मेरा हासिद है, जो मेरा दुश्मन है, जो मुझसे नफरत करता है, उसका ख्याल रखना, उसको हर अजाब से महफूज रखना। अगर आपका कोई दुश्मन ही नहीं है, अब तो खैर कोई भी नहीं, फिर भी आदत पड़ गई, इसलिए मैं मांगता हूँ शायद को अंदर खाने कुड़ता हो। एक और बात कहता चलूं मैं, जब भी किसी की को मदद करो, उसके बदल का मत सोचना, वो नहीं दे सकता, वो कभी नहीं दे सकता। आप कर दो और आसमान की तरफ देख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि आपको इस काबिल किया, फिर वो जाने और आप जाने, और आप 70 गुना लपेटते रहो, समेटते रहो। वो देते हुए नहीं थकेगा, आप ले लेके थक जाओगे। आज मेरी सारी वीडियो जो थी वो मैं चाहता था कि मैं अपने बच्चों से, अपनी टीएल फैमिली से, बहुत अच्छे बड़ी प्यारी फैमिली है मेरे ट्विटर पे, मेरी फेसबुक पे, मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकवा नहीं कि किसी की ज़बान ख़राब है, किसी की वो गाली देता है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो। इख्तलाफ राय होना एक अलग बात है, लेकिन ये छोटी, मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं हफ्ते में एक वीडियो बनाऊँ जो मैं बच्चों को टिप्स दूँ कारोबार की, क्योंकि मैं कारोबारी रहा, मैंने बड़े बड़े कमाल किए,
बगैर पैसों के कमाल किए। देखता हूँ अगर मुझे कोई कुछ आई लोगों की तरफ से कि करें तो मैं इंशाल्लाह हफ्ते में एक वीडियो वो भी बनाया करूँगा। लेकिन कहने का मकसद मेरा ये कि ज़िंदगी को ऐसे गुजारो जैसे ये वो तोहफ़ा है जो इसके बाद नहीं मिलना, ये आखिरी तोहफ़ा है। मौत बरहक है, ठीक है, उसकी तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप कफन लेके ओढ़ के हर बैठे रहें दरवाजे के सामने। उसकी तैयारी का मतलब ये है कि अपना ऊपर का खाता वो भर लो, किसी को दे के, किसी से मुस्कुरा के, किसी के साथ खा के, किसी के साथ अच्छी बात करके, कदम कदम पर आपको अल्लाह ताला ने मौका दे रखा है कि इतनी सी नेकी करो और लिखो, हो गई बात। तो फिर इंतज़ार किस बात का है। मैं समझता हूँ आज मैंने आप सबको बोर किया। आज कोई नसीहत वसीयत नहीं किसी बच्चे के लिए। सब अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारें खूबसूरत तरीके से, खुश रहें, दुखी मत हो। ये दुख जो है ना, ये इंसान को दिमाग की तरह चढ़ जाता है। अपनी दुआओं में, प्यार में, मोहब्बत में याद रखें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं। कल ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।